हाँ जी। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस चैप्टर, जिसमें कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले हमें फोटोसिंथेसिस को समझना है कि इसमें आखिर होता क्या क्या है। तो सबसे आसान तरीका पूरे फोटोसिंथेसिस को समझने का ये 3 स्टेप है। इन्हीं 3 स्टेप में पूरा फोटोसिंथेसिस होगा। ये 3 स्टेप क्या है? कहना सबसे पहले तो हम फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होगी और फिर उसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी से हमारा मतलब क्या है? कहना केमिकल एनर्जी से हमारा मतलब है 2 चीजें बनाएंगे हम। एक बनाएंगे एटीपी और एक बनाएंगे NADPH। केमिकल एनर्जी, एक एटीपी बनाएंगे और एक बनाएंगे NADPH। और फिर इसी केमिकल एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट, अरे ग्लूकोज, पिछली क्लास में बात करी थी हमने इसकी, C6H12O6। तो ये 3 स्टेप में पूरा फोटोसिंथेसिस समा गया। पूरे फोटोसिंथेसिस को हम इस 3 स्टेप से समझ सकते हैं। और इन 3 स्टेप को हम 2 प्रोसेस में बांट रहे हैं। इन दोनों स्टेप को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, जो हमारा आज का टॉपिक है, लाइट रिएक्शन। और इस एक स्टेप को, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में, उसको बोल रहे हैं डार्क रिएक्शन। और आज हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, यानी कि किस तरीके से हम लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर किस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी कि एटीपी और NADPH बना लेंगे। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहला सवाल, आखिर ये फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहां पर होगी? आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस लीव्स की एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स हैं। लीफ की एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स हैं जिनको हम मीजोफिल सेल के नाम से जानते हैं। और उस मीजोफिल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सारी फोटोसिंथेसिस होगी। तो इस लाइट रिएक्शन को आगे पढ़ने से पहले, आप में से जिन बच्चों को यह भी नहीं पता कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। ना, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, एक डोम शेप सेल ऑर्गेनेल, जिसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं और इसके अंदर के पूरे हिस्से को स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर के पूरे हिस्से को स्ट्रोमा कहते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और जब ये कॉइन ऐसे स्टक बन जाते हैं, गड्डी बन जाती है, तो इस थाइलाकॉइड की गड्डी को कहते हैं ग्रेना। ऐसे ही और भी ग्रेना होते हैं। कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, थाइलाकॉइड जिसकी गड्डी बन जाए तो उसे ग्रेना बोलते हैं। और कुछ मेम्ब्रेन इनको जोड़ रही होती हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। और ये एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं थाइलाकॉइड। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। और ये जो लाइट रिएक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये कहां होगी? इसमें कहना ये होगी इस मेम्ब्रेनियस सिस्टम में। ये लाइट रिएक्शन होगी इस मेम्ब्रेनियस सिस्टम में। और स्ट्रोमा के अंदर होगा डार्क रिएक्शन। यहां पर होगा डार्क रिएक्शन, जो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है लाइट रिएक्शन। तो बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बोर नहीं होना, आप जरा ध्यान से सुनते रहना। ये थाइलाकॉइड, एक थाइलाकॉइड को मैंने यहां जूम कर दिया, मैंने बड़ा कर दिया। और इस एक थाइलाकॉइड के अंदर लगे हुए हैं 2 फैक्ट्री। और इन 2 फैक्ट्री का नाम है फोटोसिस्टम। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
थाइलाकॉइड के अंदर दो फैक्ट्री लगी हुई है और दोनों का नाम है फोटो सिस्टम। इसका नाम फोटो सिस्टम सेकंड और इसका नाम फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब ये फैक्ट्री किस तरीके से काम करती हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा इस फैक्ट्री में कौन कौन काम करता है। तो कहना इस फैक्ट्री में 3 लोग काम करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर और तीसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दूसरा रिएक्शन सेंटर और तीसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है कि जब ये दोनों फैक्ट्री में तीनों सेम चीजें काम कर रही हैं तो इन दोनों के नाम अलग अलग क्यों है, फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट क्यों रखा? तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा। कहना थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझने के लिए हमें इसके अंदर जो काम कर रहे हैं ये तीनों, इनके बारे में थोड़ी बातें जाननी होंगी। सबसे पहले जानेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में जानने से पहले आप में से वो बच्चे जिनको ये नहीं पता पिगमेंट्स क्या होते हैं, तो इधर देखिए, आपसे कोई पूछे हमें बताइए पिगमेंट्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे पिगमेंट्स कलर देते हैं या वगैरह वगैरह, वो बातें नहीं। आप बिल्कुल एग्जैक्ट बात बताइए पिगमेंट क्या होते हैं। आप कहना पिगमेंट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पढ़ने पर एक्साइट हो जाएं। अरे आपका वाला एक्साइट नहीं, एक्साइट मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। पिगमेंट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पढ़ने पर एक्साइट हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और ऐसे 4 टाइप के पिगमेंट मिलते हैं प्लांट के अंदर। एक क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी, तीसरा ज़ैंथोफिल और चौथा कैरोटेनॉइड्स। ये 4 टाइप के पिगमेंट हमें प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। तो आइए अब वापस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। तो ना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। सर अभी तो आपने कहा सिर्फ 4 मिलते हैं, इसमें बहुत सारे कैसे होगा? अरे यही कई सारे, बहुत सारे कैरोटेनॉइड्स, बहुत सारे ज़ैंथोफिल, बहुत सारे क्लोरोफिल बी इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं, जिसका दूसरा नाम एंटीना है। लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा। ये तीनों पिगमेंट इसमें भी पाए जाएंगे और इसमें भी पाए जाएंगे। तो हमने पहले वर्कर के बारे में समझ लिया, ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम का हिस्सा, दोनों में सेम होते हैं। दूसरा है रिएक्शन सेंटर। ध्यान से सुनिएगा, इसके रिएक्शन सेंटर में फर्क होता है। फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए और फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए। अजीब हो गया ना सर, अभी तो आपने कहा डिफरेंस है, अब आप कह रहे हैं दोनों का क्लोरोफिल ए है। हाँ सुनिए, इसका रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की, और इसका रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल ए है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की। ये फर्क है इन दोनों में, फोटो सिस्टम सेकंड में और फोटो सिस्टम फर्स्ट में। इसी वजह से इसे P680 भी बोलते हैं और इसे P700 भी बोलते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में भी फर्क है। इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फेयोफाइटिन और इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फेरेडॉक्सिन, जो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बाद में अपने आप जान जाएंगे। अभी जहां आपको फोकस करना है वो ये है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में 3 लोग काम कर रहे हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसका दूसरा नाम है एंटीना है, रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल ए है 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करने वाला। अभी हमने कहा था ना पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो जब इस पे 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी ये तब एक्साइट होगा, ये तब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
और जब इस पे 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी, ये तब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब एक्साइट होगा। और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्सेप्ट करने वाले एक्सेप्टर बैठे। चलिए, तो आपने जान लिया है कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होगा, पिगमेंट्स क्या होते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए कौन कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर लाइट एब्जॉर्ब कैसे होती है। तो यहां से शुरू करते हैं। चलिए आइए, मकसद याद रखिएगा, हमें लाइट को एब्जॉर्ब करना था और फिर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना था केमिकल एनर्जी में, यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच बनाना था। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहां से लाइट आई 680 नैनोमीटर की। अब आप में से बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर इससे कम की लाइट आई, 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की लाइट आई, तो क्या पीएस सेकंड कुछ नहीं कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। अगर 680 नैनोमीटर की लाइट आई तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे और फिर दे देंगे रिएक्शन सेंटर को। अगर 680 नैनोमीटर से कम की लाइट आई तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेंगे और फिर दे देंगे रिएक्शन सेंटर को। और 680 नैनोमीटर की आई तो डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर एक्साइट होगा और एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसके ऊपर बैठा था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है फेयोफाइटिन ने, पीएस सेकंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, उसका काम है इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाना। ये जो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाना। तो इसलिए बीच में कुछ मजदूर बैठे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ले जा सकते हैं, जिनको आप इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम से जानेंगे। अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा और उसमें देखते रहिए। इलेक्ट्रॉन कैरियर बैठे हैं तीन मजदूर, जो इलेक्ट्रॉन को पीएस सेकंड से लेंगे और पीएस फर्स्ट तक पहुंचा देंगे। पीएस सेकंड से लेंगे और पीएस फर्स्ट तक पहुंचा देंगे। और उन तीन इलेक्ट्रॉन कैरियर, तीन मजदूरों का नाम है प्लास्टोक्यूनॉन। जगह कम है, जरा देखते रहिए। उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम है साइटोक्रोम B6 और तीसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6 और प्लास्टोसाइनिन, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इसको दिया। ये मजदूर का काम है इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचाना और इन्होंने पहुंचा दिया इसके पास। अब जानते हैं आप ये क्या करेगा? इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, फेरेडॉक्सिन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा NADP+ को, जो इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाएगा NADPH। यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज, जो NADP+ को NADPH बना देता है। हमारा एक मकसद पूरा हो गया। हमने कहा था केमिकल एनर्जी बनानी है NADPH और ATP, जिसमें से NADPH बन चुका है। लेकिन इसके बनने के साथ एक सवाल हमारे मन में आ गया। वो सवाल ये है कि अगर यही काम चलता रहे, पीएस सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करे, पीएस फर्स्ट के पास जाए और NADPH बन जाए, तो इस फैक्ट्री में इतने इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? सोचने वाली बात है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है, NADPH बनता जाए, क्योंकि हमें तो केमिकल एनर्जी मुस्तकिल बनानी है। तो इसके पास रॉ मटेरियल, इस फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? तो आप कहेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है थाइलाकॉइड के। ये जो थाइलाकॉइड था, इसकी जो बीच की जगह है, जिसे हम ल्यूमेन बोलेंगे। ल्यूमेन में पानी टूटता है और पानी टूटने से तीन चीजें बनती हैं। एक बनता है इलेक्ट्रॉन, जो इसके पास सप्लाई हो जाता है। दूसरे बनते हैं H+ आयन और तीसरी चीज बनती है ऑक्सीजन।
यही वो ऑक्सीजन है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। पढ़ा है ना बचपन से कि प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट में भी हमने पढ़ा था। तो वो ऑक्सीजन कहां बन रही है? कहना थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में ये बन रही। पानी टूटता है और ऑक्सीजन बन जाती है। और ऑक्सीजन के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो सप्लाई हो जाता है किस पे? फोटोसिस्टम सेकंड पे। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में हमने ये देख लिया कि NADPH कैसे बन रहा है और ऑक्सीजन कैसे बन रही है। बस एक चीज रह गई हमारे पास अब, और वो है ATP, कि आखिर ये ATP कैसे बनता है। जरा फ्लो में चलते जाइए मेरे साथ। हम क्लोरोप्लास्ट में गए, थाइलाकॉइड को देखा जिसके अंदर दो सिस्टम लगे हुए थे, फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट। उनके इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब जरा ध्यान से सुनते रहिए। हमने ये भी सीख लिया कि NADPH कैसे बनेगा और ऑक्सीजन कैसे बनेगी, लेकिन सबसे अहम सवाल, वो जो एनर्जी करेंसी है ATP, वो कैसे बनता है? बहुत ध्यान से सुनिए। इसी थाइलाकॉइड के अंदर एक मशीन लगी हुई है, एक मशीन जिसका नाम है ATP सिंथेज। इस मशीन का नाम है ATP सिंथेज। ये मशीन चलेगी। इसके दो पार्ट हैं, एक मेम्ब्रेन में गड़ा हुआ, एक थोड़ा सा बाहर। जैसे ये मशीन चलेगी, हाँ, जैसे ये मशीन चलेगी ATP बन जाएगा ADP से। इतना आसान है। हाँ, ये मशीन जैसे ही चलेगी ATP बन जाएगा ADP से। लेकिन आप जानते हैं दुनिया में हर चीज को चलाने के लिए उसका कुछ ना कुछ फ्यूल होता है। और अब ये ADP ATP कैसे बनेगा, ये मशीन कैसे चलेगी, इसको समझने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ध्यान से सुन लीजिए। हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि लाइट रिएक्शन में ATP कैसे बनता है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बहुत ध्यान से सुनिए। ये मशीन ATP सिंथेज, जिसके चलते ही ATP बन जाएगा, लेकिन इसको चलाने के लिए एक फ्यूल चाहिए। और जानते हैं इसका फ्यूल क्या है? इसका फ्यूल है H+ आयन। हाइड्रोजन के आयन इस मशीन के फ्यूल हैं, ATP सिंथेज के। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन कम कर दें और ल्यूमन में H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दें, स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन कम, ल्यूमन में H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो H+ भागेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, और भागने का रास्ता एक ही है, ATP सिंथेज। तो इससे गुजरेंगे, और इससे H+ गुजरे नहीं और ATP बना नहीं। मतलब जैसे ही इससे H+ गुजरे वैसे ही ATP बन जाएगा। तो हमें अब करना क्या है? हमें कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में यह देखना है कि किस तरीके से स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन कम होती है और ल्यूमन में किस तरीके से H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और 3 काम होते हैं इस चीज के लिए। कितने काम? 3 काम होंगे जिससे H+ की कंसंट्रेशन ल्यूमन में ज्यादा और स्ट्रोमा में कम हो जाएगी। और अब वो 3 काम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। खो मत जाइएगा इधर, जरा फ्लो के साथ चलते रहिए। क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने लाइट रिएक्शन में देख चुके हैं NADPH कैसे बना, ऑक्सीजन कहां बन रही है। अब हम पढ़ रहे हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के ATP कैसे बनता है। ATP को बनाने के लिए हमें स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन कम करनी है और ल्यूमन में H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा करनी है। उसके लिए 3 काम करने पड़ेंगे। 3 तरीकों से H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा ल्यूमन में और स्ट्रोमा में कम हो जाएगी। NCERT खोलिएगा, वहां लिखा हुआ है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, हेडिंग में उस पेज को पलटिए और पीछे वो 3 पॉइंट देखिए जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला तरीका, स्ट्रोमा में NADPH बन रहा है। यहां फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास गया होगा और फोटोसिस्टम फर्स्ट ने यहां NADPH बनाया। NADPH बना मतलब उसने अपने साथ H को जोड़ा। जब उसने अपने साथ H को जोड़ा तो स्ट्रोमा में H+ कम हुए। पहला तरीका हो गया। कुछ पल्ले पड़ा? H+
स्ट्रोमा में थे, जैसे यानी डीपीएच बना, एच को जोड़ा अपने आप से और एच प्लस कम होगा स्ट्रोमा में, पहला तरीका। दूसरा तरीका, पानी टूट रहा है ल्यूमेन में, पानी टूट रहा है ल्यूमेन में जिसकी वजह से एच प्लस बन रहे हैं ल्यूमेन में, हमें स्ट्रोमा में कम करने हैं, ल्यूमेन में बढ़ाने हैं, तो दो तरीके हो गए हमारे पास। एनएडीपीएच का बनना एच प्लस कम करता है स्ट्रोमा में से, पानी का टूटना एच प्लस ज्यादा करता है ल्यूमेन में से, और सबसे अहम और तीसरा तरीका, सबसे अहम और तीसरा तरीका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा वरना आप परेशान हो जाएंगे, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी, कि जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन कैरियर समझ रहे हैं, वो मजदूर जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे थे फोटो सिस्टम सेकंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन कैरियर समझ रहे हैं, वो असल में इलेक्ट्रॉन कैरियर है ही नहीं, वो तो हाइड्रोजन कैरियर है। यानी कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन कैरियर एक इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाता है तो हाइड्रोजन H प्लस आयन स्ट्रोमा से उठा के ल्यूमेन में डाल देता है, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक जगह ज्यादा एक जगह कम। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां लेके जाते हैं, स्ट्रोमा से H प्लस उठाकर ल्यूमेन में डाल देते हैं, और इन तीनों तरीकों से ल्यूमेन में H प्लस ज्यादा हो जाते हैं, स्ट्रोमा में H प्लस कम हो जाते हैं, और फिर वो भागते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ और गुजरते हैं एटीपी सिंथेस से, और जैसे ही एटीपी सिंथेस से H प्लस गुजरे, एडीपी बन गया एटीपी। तीन काम कर लिया आपने लाइट रिएक्शन में, आपने लाइट रिएक्शन में तीन काम कर लिए। आपने एनएडीपीएच बना लिया, आपने ऑक्सीजन बनती हुई देखी पानी के टूटने से ल्यूमेन में, और तीसरा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यानी कि एटीपी का बनना भी आपने देख लिया। ये लाइट रिएक्शन आधा समझ लिया आपने, आधा। एनएडीपीएच बन गया, एटीपी बन गया, और ऑक्सीजन बन गई। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? लाइट रिएक्शन के अंदर एक प्रोसेस जो ये हुआ, इसको हमने क्या कहा? फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है फोटो सिस्टम फर्स्ट तक, लेकिन लौटकर वापस नहीं आ रहा, लेकिन लौटकर वापस नहीं आ रहा। यानी कि ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता तो है मगर लौटकर वापस नहीं आता, पानी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, इसलिए नॉन साइक्लिक है। और हम एटीपी बना रहे हैं इसलिए इसे फॉस्फोराइलेशन बोला, और लाइट की मदद से बना रहे हैं इसलिए फोटो फॉस्फोराइलेशन बोला। इसलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम हमने रखा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ज्यादा लंबा हो गया ना, क्या करें, एनसीईआरटी में है। नॉन साइक्लिक क्यों बोला? इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से निकला मगर लौट कर घर नहीं आया, उसे पानी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, जो गया वो गया, नॉन साइक्लिक। फोटो, लाइट की मदद से हो रहा है फॉस्फोराइलेशन, एटीपी का बनना, तो ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। जरा दिमाग में बिठाइए इन चीजों को। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या क्या हुआ? एटीपी बन गया, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा हमने, एनएडीपीएच बन गया, और ऑक्सीजन बन गई। इन चीजों को दिमाग में बिठाइए। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में एटीपी बना, एनएडीपीएच बना, और ऑक्सीजन बन गई। अब एक कहानी और सुनिए। मैंने फिर से ये थाइलेकॉइड बनाया, फिर से इसमें फोटो सिस्टम सेकंड, और फिर से इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट बनाया। फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर, ये एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर। अब फर्ज कीजिए, एज्यूम कीजिए लाइट आ गई 700 नैनोमीटर की। जब 680 नैनोमीटर की आई थी तो ये सारा काम हुआ था। लाइट आ गई 700 नैनोमीटर की, या फिर मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, या फिर मैं स्ट्रोमा लैमेले की बात करूं,
यहां पर सिर्फ PS1 होता है मेम्ब्रेन में, PS सेकंड नहीं होता। तो या तो PS1 स्ट्रोमा लैमेले का या फिर लाइट आई 700 नैनोमीटर की। तो अब क्या होगा, अब एक्साइट होगा PS1 का रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल ए है, और एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फेरेडॉक्सिन के पास। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को दे दे तो इसके पास पीछे से सप्लाई नहीं है। फोटो सिस्टम सेकंड के पास पानी को तोड़ने का तरीका था, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई थी, लेकिन PS फर्स्ट के पास पीछे से इलेक्ट्रॉन, ल्यूमन से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई नहीं है, ये पानी को नहीं तोड़ सकता। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो धीरे धीरे इसकी तो फैक्ट्री ठप हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे इसके पास। तो जानते हैं क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को देगा ही नहीं, बल्कि यहां जो 3 मजदूर बैठे थे जिनका नाम प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6 और प्लास्टोसाइनिन था, उन तीनों को दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, फिर वापस इसके पास, फिर वापस इसके पास, और फिर चला गया इसके पास। ये क्या हुआ भाई, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास ही आना था वापस, तो क्या जरूरत थी ये सारी मेहनत करने की। ना तो NADPH बना इस प्रोसेस में, ना ही ऑक्सीजन बनी, ना तो NADPH बना ना ऑक्सीजन बनी, बस ये इलेक्ट्रॉन बेचारा ट्रेवल करके आ गया वापस PS1 के पास। तो फायदा क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनिए, फायदा क्या हुआ। जब इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन कैरियर से गुजरा तो इन्होंने H+ बाहर से उठाकर अंदर डाल दिए, स्ट्रोमा से लेके ल्यूमेन में डाल दिए, जिससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस तीसरा पॉइंट। और उस H+ की कंसंट्रेशन बनने से ये भागे इस तरफ, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है, और हमारे पास ADP से बन गया ATP, हमारे पास ATP फॉर्म हो गया इस इलेक्ट्रॉन को यहां घुमाने से, यहां ट्रेवल करवाने से। और इस प्रोसेस को बोला साइक्लिक। साइक्लिक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से गुजरा वहीं लौट कर आ गया, इसलिए इस प्रोसेस को बोला साइक्लिक। ATP बना, फॉस्फोराइलेशन, और किसकी मदद से बना, लाइट आई थी उसकी एनर्जी से एक्साइट हुआ था ये, इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अब मैं समराइज कर दूं चीजों को आपके लिए। आपने लाइट रिएक्शन पढ़ा है आज फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हमने लाइट को एब्जॉर्ब किया और फिर कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी से हमारा मतलब क्या, ATP और NADPH, जिसमें आपने 2 प्रोसेस पढ़े, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें ATP भी बना, NADPH भी बना और ऑक्सीजन भी बनी, और एक पढ़ा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें ना तो NADPH बना ना ऑक्सीजन बनी, मगर बन गया ATP। तो आपने 2 प्रोसेस पढ़ लिए, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और उसी के अंदर आपने पढ़ लिया कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, किस तरीके से H+ की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा करते हैं और स्ट्रोमा में कम करते हैं। इसी के साथ आपका लाइट रिएक्शन खत्म हो गया। अब बस एक बात और सुनते जाइए, एक बात, जब आप NCERT खोलेंगे ना, तो क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम बना है उसके फौरन बाद एक Z स्कीम दिखा रखी है, और बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि ये Z स्कीम क्या है। ये Z स्कीम, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर नीचे घूम रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर नीचे घूम रहा है जिसको हम Z स्कीम बोल रहे हैं। ये तो एक ही मेम्ब्रेन में लगे हुए प्रोटीन है, तो फिर ये ऐसे Z स्कीम क्यों बनी हुई है, जरा ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने फोटोसिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन लिया और फिर लूज कर दिया, फिर इसने लिया, फिर लूज कर दिया, फिर इसने लिया, फिर लूज कर दिया, और यहां तक जा रहा है। यानी कि ये चीजें बार बार रिड्यूस हो रही हैं, ऑक्सीडाइज हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीडाइज, छोड़कर रिड्यूस, बार बार ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही हैं, बार बार रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रही हैं। और जिस चीज में बार बार रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो उसे आप रेडॉक्स कह सकते हैं।
तो ये जो जेड स्कीम एनसीईआरटी में दिखा रखी है, ये इनका रेडॉक्स पोटेंशियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। रेडॉक्स पोटेंशियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रेडॉक्स पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, फिर ये नीचे डाउन हिल जा रहा है और फिर दोबारा से ऊपर चला गया इस वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। ये आखिरी चीज थी लाइट रिएक्शन की, और इसी के साथ लाइट रिएक्शन समाप्त हुआ।